नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर रांची से है, जहां पर 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का, और राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन सचिवालय में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इसको लेकर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शपथ दिलवाएंगे और जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक, यानी 6 + 4 + 1 वाला फॉर्मूला इस बार भी हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में लागू होता हुआ वो दिखाई देगा। तो जेएमएम के 6 नेता जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम तय करने के लिए मंगलवार को दिल्ली में मैराथन बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और उनके साथ कई और वरिष्ठ नेताओं से कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री सदस्यों के नाम पर मुहर लग सकती है। और मंत्री कौन बन सकते हैं, ये नाम हम आपको दिखाएं। मधुपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हफीजुल हसन विधायक हैं, ये शामिल हो सकते हैं। गुमला सीट से भूषण तिर्की विधायक हैं और ये मंत्रिमंडल में ये भी शामिल हो सकते हैं। राजमहल से एमटी राजा विधायक हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये भी मंत्री बन सकते हैं। ईचागढ़ से सविता महतो विधायक हैं और ये भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। और सविता महतो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी हैं और कुर्मी वोटों को ध्यान में रखते हुए सविता को मंत्री बनाया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन नए मंत्रिमंडल में कम से कम 5 नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं इस बार के मंत्रिमंडल बैठक में। आरजेडी के सुरेश पासवान मंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना सुरेश पासवान की है और जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। राज्यपाल शपथ ग्रहण इन मंत्रियों को दिलवाएंगे और इसके लिए बिरसा भवन में पूरी तैयारी चल रही है। और संथाल से मंत्री कौन, और ये मंत्री हो सकते हैं संभवतः हम आपको बता रहे हैं। जेएमएम से हफीजुल हसन, आरजेडी से सुरेश पासवान। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है और अब यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 6 + 4 + 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन कौन से नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होता हुआ हम देखेंगे और मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, विस्तार से बताइए अजय। देखिए, निश्चित रूप से जो कैबिनेट को, झारखंड कैबिनेट को लेकर की जो दोनों पार्टियां यानी कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में दोनों लगातार मंथन रहा और मंथन के बाद वो पूरी अब पिक्चर्स तैयार हो चुका है। जिस प्रकार से अपने हम बता सकते हैं कि कांग्रेस के कोटे के मंत्री से जो है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रमेश्वर उरांव मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि इरफान अंसारी भी मतलब वो भी मंत्री हो सकते हैं। फिर इसके आप कह सकते हैं दीपिका पांडे सिंह, जो सबसे मतलब कांग्रेस के सबसे यानी विश्वसनीय में रहने वाले व्यक्ति, वो भी रहेंगे। आरजेडी के इसमें जो है सुरेश पासवान का सबसे नाम आगे चल रहा है, यानी मंत्री, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि इन तमाम कई ऐसे नए चेहरे, यानी कह सकते हैं कि पुराने चेहरे के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे। यानी बेलू के विधायक जो हैं अनूप सिंह जो हैं वो भी अब मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। लगातार आप कह सकते हैं कि यह कोहलान से आने वाले क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं नमल कोड़ांगी, वो भी मंत्रिमंडल के लिए शामिल हो सकते हैं। प्रदीप यादव जो वरिष्ठ नेता हैं जो संथाल से आते हैं, वो भी मंत्रिमंडल के सामने। हालांकि इन तमाम सूचियों पर जो है कांग्रेस की तरफ से कुल मिलाकर के इन 14 जो विधायक जीत के आए थे और कांग्रेस ने जो पीसीसी ने जो रिपोर्ट भेजी थी वो 9 विधायकों की रिपोर्ट भेजी थी और उस 9 विधायकों में जो है 6 विधायकों का मुहर लग गया। जो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने बंद लिफाफे में गुलाम राज्य के प्रभारी जो है गुलाम नबी अहमद को वो लिफाफा दे दिया गया है और वो पहुंच चुके हैं रांची और वो सीधे अब यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सीएम आवास जाएंगे और वो लिफाफा मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और वो सूची जो है वो राज्यपाल को भी भेजी जाएगी। लेकिन देखिए इन तमाम जो भी अपने नाम लिया उन कांग्रेस कोटे के बड़े मंत्रियों में से शामिल होने की संभावना है। हालांकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की पिक्चर पूरी तैयार है।
आप कह सकते हैं कि कई ऐसे पुराने मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से हाफिज अंसारी जो कह सकते हैं कि सबसे विश्वसनीय पार्टी के माने जाते हैं, वो मंत्री के पद में बने ही रहेंगे। इसके अलावा कह सकते हैं कि दीपक बिरुवा कोहलान से आते हैं। चंपई सोरेन के बाद वो उन्होंने अपनी कोहलान का कमान अपने हाथ से मिल गया और विधानसभा में एक बड़ी प्रचंड बहुमत भी दिलाई, तो वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। लुईस मरांडी जो संचाल से आती हैं, वो भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र से एम.टी. राजा जो सबसे विश्वसनीय के रूप में, विश्वास के रूप में पार्टी के माने जाते, पहली बार चुनाव जीत कर आए, उनको भी दिया। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है क्षेत्रीय से लेकर के जाति समीकरण को संतुलन बनाते हुए इस बार मंत्रिमंडल मिलेगा। यानी झारखंड के जो मंत्रिमंडलों का गुलदस्ता है वो तैयार हो चुका है और आज उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम 4 बजे तक जो है मंत्रिमंडलों के नाम सामने आ सकते हैं। तो ये जिन 4 कांग्रेस के विधायकों का नाम ये कहा जा रहा है कि 4 मंत्री इनके भी होंगे, एक तो इरफान अंसारी हो गए। मेरा सवाल ये है अजय कि नए चेहरों का जिनका जिक्र किया जा रहा है वो 4 या 5 तो कहा जा रहा है कि नए चेहरे हैं। नए चेहरे में से कौन, संभवतः कौन? नए चेहरे में जिससे प्रदीप यादव है वो नए चेहरे में है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस कोटे से मंत्री बन सकते हैं। हालांकि पूरी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अमित सिंह जो दोनों के विधायक है वो भी। अजय एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, ये कंफर्म है या हम अभी बस अनुमान ही लगा रहे हैं? नहीं, ये इन नामों का लगभग जो है नाम तय हो चुका, क्योंकि विशेष सूत्रों से ये जो जानकारी मिली है, इन लोगों के जो मंत्रियों का मंत्रिमंडल में शामिल होना यह तय माना जा रहा है। जी अजय, जिस तरीके से हम लगातार ये कह रहे थे कि भाई चूंकि हेमंत सोरेन उन्होंने शपथ लिया और वो धीरे धीरे काम पे भी लग गए, फिर ये हुआ कि मंत्रिमंडल का अभी विस्तार भी नहीं हुआ, पूरा मंत्रिमंडल बना नहीं, उसके पहले ही ये सब। तो अब कितना समय शेष बचा है जब पूरे नामों की कंफर्म लिस्ट आ जाएगी, या एक तरीके से कहें कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और फिर सरकार पूर्णतः तैयार और फिर उसी रूटीन पर लग जाएगी जिसपे सरकारें आमतौर पर लग जाती हैं शपथ ग्रहण के बाद काम धाम? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की लिस्ट जो है वो तय हो चुकी है और यह कह सकते कि जो भी मंत्रिमंडल में जो देरी हुई झारखंड में मंत्रिमंडल गठन को लेकर के, वो कांग्रेस की तरफ थी। कांग्रेस में ये लगातार आप कह सकते हैं कि कई ऐसे विधायक दोबारा जीत करके आए और वो 16 विधायक, उन 16 विधायकों में से अधिकांश विधायक को दिल्ली की ओर कूच कर गया था और लगातार वही डेरादारी में थे। ऐसे में असंगत की स्थिति को देखते हुए कल ये हाई लेवल की बैठक हुई, बैठकों में नामों का तय हुआ और बंद लिफाफे में जो है प्रदेश के प्रभारी को भेजा गया है और वो लिफाफा आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री के पास सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री जो है वो पूरी जो है राजभवन को भेजेंगे। तो ये पूरी पिक्चर जो है, पूरी नाम जो है देर शाम तक आज संभवता है कि उन दोनों में आज शामिल हो सकता है। अजय, और जेएमएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी क्या मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है? नहीं, ये अभी तक ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नीति की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। चूंकि आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, उनकी भी लोग चर्चा आ रही थी, लेकिन अब जो सामने तस्वीरें जो आई है सूत्रों से मालूम है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज। आईसीएआर और सीआईआर-सीओटी के शताब्दी वर्ष समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के किसानों की समस्या को लेकर कृषि मंत्री से सवाल पूछे और इसके अलावा आज उन्होंने संसद में केंद्र सरकार से इस मामले पर सीधा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसान से बातचीत क्यों नहीं हो रही। हम किसान को पुरस्कृत करने के बजाय उसका सही हक भी नहीं दे रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और हम वो वादा क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, या वो वादा आपने क्यों नहीं निभाया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? One second. Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. Maintain decorum. I know it. You are only politicizing it
is your last priority. Kisan is, one second, listen to me, one second, please, one second, can you hear me? One second, क्या हो रहा है? Take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा, nothing like that drama. I don't want drama. No. One second. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो काफी गुस्से में दिखाई दी और नाराज भी हैं वो, ऐसा ये देखने को मिला। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस दौरान कहा कि हम किसानों से किया हुआ वादा निभा क्यों नहीं रहे अगर वादा किया गया तो। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जगदीप धनखड़ का हम उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं और उससे ये पता चल रहा है कि उससे वो काफी हताश हैं और किसानों को लेकर एक उनके अंदर जो अपनत्व है वो भी देखने को मिल रहा है उनके शब्दों से, खास करके जो कृषि मंत्री से उन्होंने सवाल पूछे। पुष्पेंद्र, तो पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो केंद्र सरकार से जगदीप धनखड़ ने, उपराष्ट्रपति ने यह सवाल पूछा कि अगर हम किसानों से वादा किए थे तो फिर वो वादा हम क्यों नहीं निभा रहे। उन्होंने कृषि मंत्री से पूछा कि एक एक पल आपका भारी है और उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि कृपया मुझे ये बताइए कि क्या के किसान से वादा किया गया था और अगर वादा किया गया था तो उसे निभाया क्यों नहीं गया। वादा निभाने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं। तो यानी कि किसानों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो लगाव है वो इन शब्दों से, इन वाक्यों से साफ तौर पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की जो इन दिनों उनका आंदोलन देखने को मिल रहा है, उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। और तो जिस तरह से पूरी सियासत भी देखने को मिल रही है और अब इस सवेज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह कहना कृषि मंत्री से कि अगर हमने वादा किया था किसानों से तो फिर उन वादों का क्या हुआ, हम वो वादा निभा क्यों नहीं रहे हैं। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और किसान किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन भी आपको पीछे पीछे दिख रहा होगा और आगे आगे किसान दिख रहा होगा, लेकिन उन्हें लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली तक ना पहुंचे इसलिए भी कोशिश की जा रही है। तो पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, एक तो लगातार किसानों का जो एक पूरा आंदोलन है, प्रदर्शन है, एक तो एक तरफ ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं कि प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, दिल्ली जाने से उन्हें रोका जा रहा है। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ का यह बयान कि किसानों से जो वादा किया गया था उसे निभाया क्यों नहीं किया और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या कुछ इन शब्दों के मायने हैं और ये तस्वीरें क्या कुछ बयान करती हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जगदीप धनखड़ का जो बयान आया है उन्होंने साफ, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था और इस साल भी आंदोलन चल रहा है, तो क्या कुछ बदला है वो इन चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर भी जो आवाज उठाई है और कृषि मंत्री से भी उन्होंने जवाब मांगा है। दूसरी तरफ आज ग्रेटर नोएडा में किसान महापंचायत होनी थी, राकेश टिकैत ने जैसे ही नोएडा में एंट्री की तो उन्होंने टप्पल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और थाने में बिठा लिया। तो अभी आप वीडियो में भी देख सकते हैं वो वहां से निकले हैं और अब किसान महापंचायत में वो शामिल होंगे, फिर 0 पॉइंट से और दलित प्रेरणा स्थल तक वो पैदल मार्च निकालेंगे। और जो आगे की रणनीति है, जैसा कि प्रशासन ने और यमुना प्राधिकरण की जितने भी तीनों प्राधिकरण हैं, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 6 तारीख को उनकी मांगों को मान लिया जाएगा या फिर आगे की जो भी कार्रवाई है, उन्होंने एक तरह से किसानों को आश्वासन दिया था। लेकिन किसानों की गिरफ्तारी हुई, किसानों को जेल में डाल दिया। यहां पर जो सरकार है, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आश्वासन देने के बाद भी 6 तारीख का समय दिया, उससे पहले तो सरकार ने सवाल यहां ये खड़ा होता है क्योंकि लगातार हम भी चला ही रहे, हम भी देख ही रहे
यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि भाई किसानों के अपने अलग अलग गुट है, उनकी अपनी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जिस किसान गुट की या जिन किसानों के लिए लड़ाई वो लड़ रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, एक बार वो मुझे लगता है कि क्लियर हो जाए तो फिर चीजों को समझना और आसान हो जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं किसानों की पुष्पेंद्र? कि इसमें जो भट्टा पार्सल 2.0 दोहराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के किसानों ने पहले भी 2011 में 7 मई 2011 को जब किसान आंदोलन हुआ था, प्रशासन ने यही रुख अपनाया था, जो किसान बैठे थे उन पर लाठीचार्ज किया था। उसके बाद से पूरे प्रदेश का जो माहौल था वो बदल गया और मायावती की सरकार कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आई। अब यही रुख बीजेपी सरकार किसानों के साथ अपना रही। नहीं तो पुष्पेंद्र, अगर सरकारें बदल रही हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है, तो फिर तो सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि किसान फिर ये करने पर मजबूर है, क्योंकि उसे दिल्ली जाने से तो रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा के कांटे लगा दिए जा रहे हैं उनकी राह में, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कौन निकालेगा? और अब तो जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति ने भी बोल दिया है, क्योंकि आहत तो हर कोई है ये तस्वीरें देखकर। तो किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नाराज दिखाई दे रहा हूं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से राकेश टिकैत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। किसानों का जितना जत्था जिस भी रास्ते से दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है, उन रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। उन रास्तों पर बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं, कांटे वाले तार यानी कटीले तार लगाए जा रहे हैं, उनकी राहों में कांटे जड़ दिए जा रहे हैं। वो किसान जो अन्नदाता हैं और जिनकी वजह से इस देश में लोगों के जीवन में और लोगों के आगे बढ़ने में वो फूल बरसाते हैं, उनकी राहों में कांटे बरसाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसान लगातार अपनी मांग को लेकर वो कहीं ना कहीं धरने पर बैठा होता है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन राकेश टिकैत को रोकने की कोशिश कर रही है और नतीजन की भाई ने कैसे भी करके दिल्ली जाने से रोका जाए। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी संभल के लिए निकले, लेकिन उनके काफिले को यूपी पर गेट पर प्रशासक ने रोक दिया। साथ ही जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी ने डीजीपी से बातचीत की और पुलिस से कहा 5 लोगों को संभल जाने दो। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को संसद में इस मुद्दे की गूंज भी हुई, गूंज सुनाई दी। प्रशासन के आगे आखिर राहुल गांधी की क्यों नहीं चली और फिर वो वापस लौट आए। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके बाकी जो नेता हैं, उनको भी पुलिस प्रशासन ने संभल जाने से रोक दिया, यानी उन्हें संभल नहीं जाने दिया। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें, माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी इसी कारण लखनऊ में रोक लिया गया था। और जो नेता समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में शामिल थे, जो संभल जा रहे थे, जो जहां मिला उसे वहीं पर डिटेन कर दिया गया। यानी कि संभल जाने की इजाजत फिलहाल अभी किसी को नहीं है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अखिलेश का डेलीगेशन हो, अखिलेश यादव का, या राहुल गांधी के साथ 5 सदस्यीय वो लोग, जिसमें राहुल गांधी और उनकी बहन नवनिर्वाचित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको भी रोक दिया गया। यानी कि ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से गहमा गहमी भी देखने को मिली और किस तरह से उन्हें आगे जाने से रोका गया। हालांकि उन्होंने कहा कि 5 लोगों का डेलीगेशन जाएगा, 5 लोग जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल वहां की स्थिति इतनी नाजुक है कि किसी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। और बीएनएस की धारा 163 भी चूंकि लागू है, तो इसलिए अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम करते रहेंगे, ये जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो जम्मू इंसाफ पर मचे घमासान को लेकर किसने क्या कुछ कहा, आइए एक नजर इस पर भी डालते हैं और आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा। एक बार वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है, पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को? देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहां पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन सरकार है किसी तरह की लीपापोती करने में लगी हुई है। कभी आज तक वहाँ के हालात जो है सामान्य ये होने नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर डेलीगेशन जाएगा और मिलेगा लोगों से तो वहाँ पे जो असलियत में जो हुआ है, जो सच्चाई है, वो सामने उजागर होगी। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि जितनी देरी हो जाए उतना ही बढ़िया अच्छा है भाजपा के लिए। देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा, क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है भली प्रकार से। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही, पहले उन्हीं। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।